फेसबुक की कहानी एक आम से कॉलेज के एक आम से रूम से शुरू हुई थी। फेसबुक की असली कहानी ये नहीं है। असल में ये सब वो बातें हैं जो आपको बताई गई हैं। आज हर तरफ यही कहानी सुनाई देती है, लेकिन फेसबुक की शुरुआत मार्क जुकरबर्ग की एक्स गर्लफ्रेंड से शुरू होती है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को दुनिया भर के लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाने का इरादा किया। पहले ये सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही था। जुकरबर्ग पहले एक अच्छे कंप्यूटर डेटा प्रोग्रामर थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, इलाइट हाउस और काफ़ी नामी गिरामी 7 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट डेटा को हैक करके ढेर सारी फ़ोटोज़ कलेक्ट कर ली और एक नई facematch.com नाम की वेबसाइट बनाई। इसके बाद हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड और सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जुकरबर्ग पर अपनी वेबसाइट पर अनइथिकल हैकिंग करने और डेटा चोरी का इल्ज़ाम लगाया। पर कैमरॉन, टाइलर और दिव्या नरेंद्र को ये सब कुछ नहीं पता था। वो सोच रहे थे कि जुकरबर्ग उनकी हार्वर्ड कनेक्शन वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जुकरबर्ग की इन तीनों से लगातार बात हो रही थी। असल में ये तीनों एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते थे जिस पर यूनिवर्सिटी के लोग एक दूसरे से बातचीत कर सके, फोटो शेयर कर सके, एक दूसरे को कमेंट कर सके और एक दूसरे का बायो देख सके, जिसे ये हार्वर्ड कनेक्शन कहते थे। जी हाँ, यही वो आइडिया था जिसने फेसबुक को और से ज्यादा कूल बना दिया था। लोग यहाँ रिलेशनशिप स्टेटस भी जान सकते थे। फेसबुक की कहानी एक आम से कॉलेज के एक आम से रूम से शुरू हुई थी। यहाँ एक लड़का था, मार्क जुकरबर्ग, जिसका सपना था एक नया तरीका ढूंढना जिससे लोग जुड़ सके और अपने आइडियाज सामने रख सके। इसी सपने से उन्होंने 2004 में द फेसबुक को लॉन्च किया, जो बाद में सिर्फ फेसबुक के नाम से जाना गया। इस प्लेटफॉर्म के पीछे का राज है जुकरबर्ग की डिटरमिनेशन और विजन। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को दुनिया भर के लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाने का इरादा किया। पहले ये सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही था। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने आइडियाज, फोटोज, वीडियोस और भी ऐसी चीजें शेयर करते हैं। ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां लोग एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर कनेक्ट होते हैं और अपने अपडेट्स को शेयर करते हैं। इसमें चैट, ग्रुप, पेज और इवेंट जैसे फीचर्स भी होते हैं जो लोगों को और भी क्लोजली जोड़ते हैं। फेसबुक ने दुनिया में कई तरह के बदलाव लाए हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने आइडियाज व्यक्त कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रह सकते हैं और दुनिया भर के लोगों से भी कनेक्ट रह सकते हैं। इसने कम्युनिकेशन को आसान और एक्सेसिबल बना दिया है और लोग इस प्लेटफॉर्म की मदद से बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न ने इस प्लेटफॉर्म को कई बार खतरे में डाल दिया है। इसके साथ ही इसकी जिम्मेदारी भी है कि वो अपने यूजर्स का डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखे और गलत इस्तेमाल से बचाए। लेकिन इसके पीछे एक ऐसी हिडन स्टोरी है जो शायद किसी को भी पता होगी। मार्क जुकरबर्ग के विजन ने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था जहां लोग एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते थे और अपने विचार या फिर अपनी सोच सबके सामने रख सकते थे। फेसबुक की असली कहानी ये नहीं है। असल में ये सब वो बातें हैं जो आपको बताई गई हैं। आज हर तरफ यही कहानी सुनाई देती है, लेकिन फेसबुक की शुरुआत मार्क जुकरबर्ग की एक्स गर्लफ्रेंड से शुरू होती है। साल था 2003। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से दूर एक छोटे से क्लब जिसमें करीब 23 साल के मार्क जुकरबर्ग और उनकी गर्लफ्रेंड जेसिका एलोना बैठे थे। लेकिन जेसिका अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं थी। असल में जुकरबर्ग काफी ब्राइट और अच्छे स्टूडेंट थे जो अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे और हार्वर्ड में साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे। साथ ही एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर भी थे। उन दिनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिच, इनोवेटिव और जीनियस लोगों का एक क्लब था जिसे लोग हार्वर्ड क्लब या फिनिक्स क्लब कहते थे, जिनके मेंबर्स को harvard.edu की एक मेंबरशिप दी जाती थी और एक मेल आईडी दी जाती थी। जुकरबर्ग भी इस क्लब का मेंबर बनने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वो अपनी पर्सनल लाइफ को इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे थे। उस रात क्लब में जुकरबर्ग कहते हैं, मैं बस यही कह रहा था कि मुझे कुछ अलग करना होगा जिससे क्लब वालों की नजर मुझ पर पड़े। क्यों? क्योंकि वो एक्सक्लूसिव हैं, मजेदार हैं और उससे लाइफ बन जाती है। मुझे लगता है तुम्हें वो करना चाहिए जिसमें तुम सबसे माहिर हो। तो मैं दूसरों की नकल करता हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? मैं कह रही हूँ कोशिश करते रहो, सब अच्छा मैं सीधे होगा। सीधे कहता हूँ, मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ थोड़ा और सपोर्टिव बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे एंट्री मिली तो मैं तुम्हें उन इवेंट्स, गैदरिंग्स और ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनसे तुम आमतौर पर कभी नहीं मिल पाओगी। मैं भी सीधे सीधे कुछ कहना चाहती हूँ। आज से हम साथ नहीं हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे बीच कुछ नहीं रहा। आई एम सॉरी। तुम होते कौन हो मुझसे ऐसी बात करने वाले? मैं जा रही रुको। हूँ। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। जुकरबर्ग इस घटना के बाद अपने डूम रूम में काफी बियर पीते हैं और नशे में अपने ब्रेकअप से बौखलाए। लाइव जर्नल्स ब्लॉग साइट, जो कि एक रशियन वेबसाइट है जिसमें लोग अपने ब्लॉग लिखते हैं, जो उस टाइम पर यूनिवर्सिटी में दूसरे स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर साइट थी। इस पर वो एक ब्लॉग लिखते हैं जिसमें जेसिका को स्लेव और जानवरों से भी कंपेयर करते हैं। ये ब्लॉग पूरी यूनिवर्सिटी में पॉपुलर हो जाता है और जेसिका की इमेज खराब हो जाती है। लेकिन जुकरबर्ग यही नहीं रुकते। जेसिका
को भुलाने के लिए वो यूनिवर्सिटी की दूसरी लड़कियों को देखना चाहते थे, पर उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो जुकरबर्ग को जेसिका का फेस भुलाने में मदद कर सके। यूनिवर्सिटी की क्रीलाइन हाउस फेसबुक डायरेक्टरी पर भी, जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट डायरेक्टरी थी, उस पर मनचाही खूबसूरत लड़की का चेहरा नहीं आ रहा था। तभी उनके एक रूममेट ने एक आइडिया दिया कि हर लड़की के फोटो को किसी जानवर से कंपेयर करके देखना चाहिए और यूनिवर्सिटी के सभी लोग इस पर वोट करेंगे कि कौन सी लड़की खूबसूरत है, जिसे बनाने के लिए उन्हें बहुत सी लड़कियों के फोटोज की जरूरत थी। जुकरबर्ग पहले एक अच्छे कंप्यूटर डेटा प्रोग्रामर थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, इलाइट हाउस और काफी नामी गिरामी 7 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट डेटा को हैक करके ढेर सारी फोटोज कलेक्ट कर ली और एक नई facematch.com नाम की वेबसाइट बनाई, जिस पर लोग हॉट और नॉट करके यूनिवर्सिटी के गर्ल्स स्टूडेंट को वोट कर सकते थे। लेकिन एक परेशानी थी, लड़कियों के फोटोज कंपेयर कराने के लिए एक एल्गोरिदम की जरूरत थी। तभी उनके दोस्त सेवरीन की उनके डूम रूम में एंट्री होती है, जिन्होंने हाल ही में चेस प्लेयर्स को रैंक कराने के लिए एक एल्गोरिदम डेवलप किया था। उनकी मदद से वो facematch.com को लाइव कर देते हैं और पूरी यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड कर देते हैं। इस वेबसाइट पर अगले कुछ घंटों में इतने लोग आए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन हेड को 4 बजे कॉल जाता है। हेलो, एक मिनट। सुबह के 4 बजे? सर, कर्कलैंड के लैंड में बहुत ही अनयूजुअल ट्रैफिक बने हैं। तुम कह रहे हो ये सुबह के 4 बजे हो रहा है? हाँ सर, और हार्वर्ड का नेटवर्क क्रैश हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड और सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन ने जुकरबर्ग पर अपनी वेबसाइट पर अनइथिकल हैकिंग करने और डेटा चोरी का इल्जाम लगाया। लेकिन जुकरबर्ग ने उनकी वेबसाइट में खामी बताकर अपना स्टेटमेंट मेंशन किया कि आप सभी को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मेरी वजह से आपको अपनी वेबसाइट की कमी पता चल पाई। ऐसे में काफी बहस के बाद जुकरबर्ग की वेबसाइट facematch.com को बंद कर दिया गया और उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। पर रातों रात जुकरबर्ग का पूरी यूनिवर्सिटी में गर्ल्स रैंकिंग कराने की वजह से नाम खराब हो चुका था। पर साथ ही सभी ये भी जानते थे कि जुकरबर्ग ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई थी जिस पर कुछ ही घंटों में 22,000 लोग ऑनलाइन थे और इसी वजह से हार्वर्ड का नेटवर्क भी क्रैश हो गया था। और यह खबर न्यूज़पेपर पर भी छपी थी कि एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट ने रातों रात एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिससे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नेटवर्क क्रैश हो गया। ये खबर यूनिवर्सिटी के इलाइट क्लब के मेंबर दिव्या नरेंद्र को पता चली, जिसने अपने क्लब के दूसरे 2 मेंबर्स और अपने दोस्त कैमरॉन और टाइलर को बताया, जिन्हें एक ऐसा ही कंप्यूटर डेटा प्रोग्रामर चाहिए था जो उनके आइडिया पर काम कर सके। असल में ये तीनों एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते थे जिस पर यूनिवर्सिटी के लोग एक दूसरे से बातचीत कर सके, फोटो शेयर कर सके, एक दूसरे को कमेंट कर सके और एक दूसरे का बायो देख सके, जिसे ये हार्वर्ड कनेक्शन कहते थे। ये तीनों मार्क जुकरबर्ग से मिलते हैं और अपना ऑफर बताते हैं, साथ ही हार्वर्ड कनेक्शन पर काम करने के लिए कहते हैं। जुकरबर्ग का मानना था कि ऐसी डेटिंग वेबसाइट पहले इंटरनेट पर मौजूद है, फिर यह वेबसाइट उनसे अलग कैसे होगी। कैमरॉन उन्हें बताते हैं कि harvard.edu सर्वर जाना माना सर्वर है और वो तीनों इस इलाइट क्लब फिनिक्स के मेंबर हैं। अगर वो इस नेटवर्क से वेबसाइट लाइव करेंगे तो काफी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये वेबसाइट टॉप रैंक करेगी। जुकरबर्ग को भी इस वेबसाइट का आइडिया पसंद आता है और उस टाइम पर इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर वो सेम यही आइडिया अपने दोस्त सेवरीन को बताते हैं कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां हैकिंग करके फोटोज को रैंक कराने की वजह लोग खुद ही अपनी फोटोज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आम भाषा में एक वर्चुअल प्रोफाइल जिसमें आप अपनी सभी जानकारी खुद डाल सकते हैं। सेवरीन को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है और जुकरबर्ग इसे बनाने के लिए उनसे फंड करने के लिए कहते हैं, जिसके बदले सेवरीन को वेबसाइट के 30% शेयर्स और वेबसाइट का CFO बना देते हैं। शुरुआत में सिर्फ $1,000 की लागत से इस वेबसाइट पर काम शुरू होता है, जिसका नाम था thefacebook.com। पर कैमरॉन, टाइलर और दिव्या नरेंद्र को ये सब कुछ नहीं पता था। वो सोच रहे थे कि जुकरबर्ग उनकी हार्वर्ड कनेक्शन वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जुकरबर्ग की इन तीनों से लगातार बात हो रही थी। इसी बीच उनके दोस्त सेवरीन के पास फिनिक्स क्लब से मेंबर बनने के लिए इनविटेशन आता है, जिन्हें वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही क्लब जिसमें जुकरबर्ग जाना चाहते थे। 49 दिनों के बाद भी जुकरबर्ग ने हार्वर्ड कनेक्शन का कोई भी काम नहीं किया, लेकिन 11 जनवरी 2004 को नेटवर्क सॉल्यूशन से thefacebook.com नाम का डोमेन रजिस्टर कर दिया था और 2 महीने में द फेसबुक का इंटरफेस तैयार था, जिसे जुकरबर्ग ने सबसे पहले अपने CFO और अपने दोस्त सेवरीन को दिखाया था, जो दिखने में काफी कमाल का था। पर इसमें एक खामी थी कि रैंकिंग करने के अलावा कोई भी स्टूडेंट इस पर विजिट क्यों करेगा, या कोई भी अपनी प्रोफाइल द फेसबुक पर क्यों बनाना चाहेगा, या गर्ल्स क्यों इस वेबसाइट पर विजिट करेंगी। काफी सोचने के बाद भी इसका कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। काफी दिन बीत चुके थे। फिर एक दिन क्लास में एक स्टूडेंट ने मार्क से पूछा, मार्क, हमारे हिस्ट्री क्लास में एक लड़की है, उसका नाम स्टेफनी एटिस है। क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? क्या तुमने उसे किसी के साथ देखा है? और अगर नहीं तो क्या तुम्हें लगता है वो किसी को चाहती है? लोग अपने ऊपर साइन लगाकर नहीं घूमते कि उनका रिलेशनशिप।
जी हाँ, यही वो आइडिया था जिसने फेसबुक को और से ज्यादा कूल बना दिया था। लोग यहाँ रिलेशनशिप स्टेटस भी जान सकते थे और खासकर लड़के पता करने के लिए एक्टिव रह सकते थे कि कौन सी लड़की डेट पर जाने के लिए तैयार है और कौन सी नहीं। द फेसबुक अब तैयार था। इसे जुकरबर्ग ने चालाकी दिखाते हुए अपने दोस्त और अपनी वेबसाइट के CFO के लैपटॉप से harvard.edu वेबसाइट से 4 फरवरी 2004 को लाइव कर दिया था। लाइव होने के पहले ही दिन में 650 यूजर्स द फेसबुक पर रजिस्टर हो चुके थे। शुरुआत में ये सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक ही सीमित थी। इस वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। यूजर्स लगातार इस वेबसाइट पर आते ही जा रहे थे, इसलिए इसे दूसरी यूनिवर्सिटीज के नेटवर्क पर भी रिलीज कर दिया गया। जुकरबर्ग के दोस्त सैवरीन चाहते थे कि फेसबुक पर ऐड चलानी चाहिए और पैसे कमाने चाहिए, पर जुकरबर्ग इसे लेकर थोड़ा परेशान थे। वो चाहते थे कि फेसबुक हमेशा कूल रहे और लोग इसे पसंद करें, पर इसे चलाने के लिए पैसे तो चाहिए थे। इसलिए दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बिजनेस इन्वेस्टर से मिलते हैं, पर जुकरबर्ग की हरकत की वजह से यहाँ बात नहीं बनती। लेकिन इसी शाम उनकी एक और डिनर मीटिंग शॉन पार्कर के साथ थी, जो कि पहले ही 2 ऐसी वेबसाइट बना चुके थे। उनकी एंट्री द फेसबुक के लिए गोल्डन टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने उस शाम जुकरबर्ग को यह विश्वास दिलाया कि यह वेबसाइट बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट कर सकती है, और साथ ही 2 राय भी दी। पहला कि द फेसबुक में से दा हटा दें, और दूसरा कि उन्हें अब कैलिफोर्निया आ जाना चाहिए, जिससे बड़े इन्वेस्टर्स की नजर उन पर पड़े। पर जुकरबर्ग के दोस्त सैवरीन ऐसा नहीं चाहते थे और इस फैसले के खिलाफ थे। यहाँ से ही दोनों दोस्तों में अंडरस्टैंडिंग कम होने लगी थी और इसी बीच सैवरीन पर एनिमल क्रूरटी का इल्जाम लगा। असल में सैवरीन को फीनिक्स क्लब की तरफ से एक मुर्गा 2 हफ्तों साथ रखने के लिए दिया गया था, जिसे वो अकेले नहीं छोड़ सकते थे। सैवरीन पहले हफ्ते में लंच के लिए एक होटल में गए, जहां उनका मुर्गा भी उनके साथ था। मुर्गे के खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी प्लेट में रखे चिकन का एक पीस उस मुर्गे को खिला दिया, और ऐसा करते हुए किसी ने उन्हें देख लिया और अगले ही दिन ये खबर सब में फैल गई कि फेसबुक के को-फाउंडर एनिमल क्रूरटी कर रहे हैं। इस घटना से जुकरबर्ग काफी नाराज हुए और उन्होंने कैलिफोर्निया जाने का फैसला किया, जिसके लिए सैवरीन से $18,000 लिए और कैलिफोर्निया चले गए। सैवरीन को फीनिक्स क्लब की तरफ से न्यूयॉर्क में इंटर्नशिप करने को मिल गई। कैलिफोर्निया में जुकरबर्ग की मुलाकात फिर से शॉन पार्कर से हुई। जुकरबर्ग पहले ही शॉन पार्कर की बातों से इम्प्रेस थे। फेसबुक भी अच्छा जा रहा था, बस एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, और शॉन पार्कर की कैलिफोर्निया में अच्छी पहचान थी, इसलिए वेबसाइट की सभी बिजनेस डील्स पार्कर देखने लगे। लेकिन 3 महीने बाद सैवरीन कैलिफोर्निया आते हैं और पार्कर को देखकर चिढ़ जाते हैं। जुकरबर्ग के लाख समझाने के बाद भी सैवरीन उन्हें बिना बताए फेसबुक के बैंक अकाउंट जो उन्होंने खोले थे वो बंद कर देते हैं। लेकिन उसी बीच फेसबुक को एक बड़ी $5 लाख की इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। जुकरबर्ग सैवरीन को कॉल करते हैं और ये सब कुछ बताते हैं, पर अकाउंट बंद होने की वजह से उनका पहला चेक क्लियर नहीं हो पाता। इसी वजह से जुकरबर्ग सैवरीन से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने फेसबुक के शेयर्स कुछ इस तरह से बनाए थे कि जब भी फेसबुक को शेयर्स बेचने की जरूरत होगी तो सैवरीन के शेयर्स में से ही सेल किए जाएंगे। सैवरीन ने भी एक्साइटमेंट में सभी पेपर्स पर साइन कर दिया था और आज उनके शेयर्स फेसबुक में इतने हैं, लेकिन अब ये फिक्स हो चुके हैं। यहाँ हर यूजर के पास एक पर्सनल प्रोफाइल होती है, जिसमें उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, फोटोज और बायो होता है। यूजर अपने प्रोफाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स जैसे कि एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर कनेक्ट होते हैं। अगर 2 लोग एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं तो उनकी प्रोफाइल एक दूसरे को दिखाई देती है। फेसबुक के होम पेज पर न्यूज फीड होती है। यूजर्स इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये इवेंट्स पब्लिक हो सकते हैं या फिर स्पेसिफिक यूजर को इनवाइट किया जा सकता है। फेसबुक एक बड़ी मार्केट प्लेस भी बन चुकी है, जहां लोग अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। साथ ही फेसबुक ने सोशल कॉजेज और एक्टिविज्म को भी बढ़ावा दिया है। लोग यहाँ फंड रेजिंग कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं और सोशल चेंज को प्रमोट करते हैं। साथ ही आप अपने कल्चर को और ट्रेडिशन को दुनिया भर के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे कल्चर एक्सचेंज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। फेसबुक के कई डेटा प्राइवेसी स्कैंडल्स सामने आए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कैम्ब्रिज एनालिटिक्स स्कैंडल है। इसमें फेसबुक के यूजर्स का डेटा पॉलिटिकल कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा और भी कई इंटरफेसेस सामने आए थे जहां फेसबुक का डेटा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ था। हेट स्पीचेस और मिस इन्फॉर्मेशन का प्रमुख उदाहरण है। कुछ ग्रुप्स और इंडिविजुअल ने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कम्युनल टेंशन और वॉल्यूशन बढ़ाने का प्रयास किया था। इसके अलावा फेक न्यूज़ और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी प्लेटफॉर्म पर समय समय पर फैलती रहती हैं। फेसबुक ने कई बार अपने यूजर्स के प्राइवेसी को लेकर कठिनाइयों का सामना किया है। फेसबुक दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुकाबले ज़्यादा अधिक एडिक्शन और मेंटल हेल्थ इशू को बढ़ावा देता है। लोगों का दिन भर का समय सोशल मीडिया पर बिताना उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, लेकिन इसके साथ ही इसकी जिम्मेदारी भी है कि वो अपने यूजर्स का डेटा, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखे और गलत इस्तेमाल से बचे। इस प्लेटफॉर्म ने दुनिया में बड़े बदलाव लाए हैं, लेकिन साथ ही चैलेंजेस का भी सामना किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा।
और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।